बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। वो है कोस्टल लैंड फॉर्म्स, यानी कि तटीय स्थलाकृतियाँ। लहरों के कार्य दो प्रकार की विशिष्ट आकृतियाँ निर्मित होती है। लहरें दो प्रकार की आकृतियाँ निर्मित करती हैं। एक तो अपरदनात्मक एवं एक होता है निक्षेपात्मक। अपरदन यानी कि उखड़ना, हटना, उड़ जाना, जैसे भी जो भी अर्थ हम लेना चाहें। और एक होती है निक्षेपात्मक यानी कि जमाव होना। सबसे पहले हम लेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। पहला है सागरीय भृगु, सी क्लिफ। आग्नेय की अपेक्षा कोमल तलछटी एवं लंबवत स्तरों वाली शैलें होने पर तटीय भाग में भृगु का निर्माण शीघ्रता से होता है। कौन सी होनी चाहिए? कोमल तलछटी तथा लंबवत स्तरों वाली शैल। कोमल हो, तलछट वाली हो और लंबवत हो। इस तरह की शैल होने पर तटीय भाग में भृगु का निर्माण हो जाता है। उसको सागरीय भृगु कहते हैं। खाड़ी तथा सागरोन्मुख कगार भ्रम। तटीय भाग में कोमल शैलों के शीघ्र अपरदन से कठोर शैल स्तर कगार के रूप में शेष रहते हैं तथा कोमल शैलों के स्थान पर खाड़ियां बनती है। क्या है खाड़ी तथा सागरोन्मुख कगार क्रम? तटीय भाग में कोमल शैलों के शीघ्र अपरदन से, जो तटीय भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, उसके तट पर कोमल शैलें भी होती है, तो उनके शीघ्र अपरदन से जो वो अपरदित होती है तो कठोर शैल स्तर कगार के रूप में शेष रहता है। जो कोमल शैल होती है वो तो अपरदित हो जाती है, यानी कि वो जो उसका कोमल भाग रहता है वो घुल जाता है, पानी में घुल जाता है या पानी से हट जाता है, ये समझ लें। और जो कठोर भाग रहता है, कठोर शैल वाला, वो वहीं पर ही रह जाता है, तो वो कगार के रूप में शेष रहता है तथा कोमल शैलों के स्थान पर क्या बन जाती है? खाड़ियाँ बन जाती है। ठीक है, तो इससे खाड़ी या सागरोन्मुख कगार क्रम कहते हैं। तीसरा है लघु निवेशिका, केव्स। तट के समांतर कठोर व कोमल शैलें परतें बिछी होने पर तरंगों का जल कठोर शैलों की संधियों में प्रविष्ट होकर पीछे की कोमल शैलों को अपरदन द्वारा खोखला कर देता है। यहाँ चित्र द्वारा स्पष्ट है कि लघु निवेशिका कैसे बनी हुई है। तट के समांतर कठोर और कोमल शैलें परतें बिछी होती है। तट के समांतर कौन सी है? कठोर भी शैलें हैं और कोमल भी शैलें हैं, लेकिन इन तरंगों का जल कठोर शैलों की संधियों में प्रविष्ट होकर पीछे की कोमल शैलों को अपरदन द्वारा खोखला कर देता है। जो कठोर शैलों के उधर भागों में प्रविष्ट होता है, वहां पे जो कोमल शैल होती है उनको वो हटाना शुरू कर देता है, उनका अपरदन प्रारंभ कर देता है, जिससे लघु निवेशिका, जैसा चित्र में स्पष्ट है, इस तरह की एक निवेशिका यानी केव्स या गुफा का निर्माण हो जाता है। अगला है सागरीय कंदरा एवं संबंधित आकार, सी केव एंड एसोसिएट फॉर्म्स। तटीय शैलों में संधियों के विकसित होने पर वायु के थपेड़ों के साथ सागरीय तरंगें उनमें प्रवेश कर जाती है और शैलीय संरचना भिन्न होने पर कोमल शैलों का शीघ्र अपरदन होता है। इससे एक वात छिद्र निर्मित होता है। धीरे धीरे अपरदन द्वारा इस छिद्र का विकास तथा विस्तार होता है और एक कंदरा बनती है। क्या होता है? सागरीय कंदरा कैसे बनती है कि तटीय शैलों में संधियों के विकसित होने पर, संधि यानी हम जानते हैं जुड़ाव, है ना। तटीय शैलों में संधियों के विकसित होने पर वायु के थपेड़ों के साथ सागरीय तरंगें उनमें प्रवेश कर जाती है। उनमें कौन सी चीज़ है? वायु के थपेड़ों के साथ। जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसके साथ पानी की लहर भी उठती है, हम जानते हैं, तो उसके साथ सागरीय तरंगें उनमें प्रवेश कर जाती है और शैल संरचना भिन्न होने पर कोमल शैलों का शीघ्र अपरदन होता है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि कहीं कठोर शैल है तो कहीं कोमल शैल है, तो जहाँ कोमल शैल होगी वहाँ अपरदन शीघ्र होगा। ठीक है, तो इससे एक वात छिद्र निर्मित होता है, तो इससे एक छिद्र बन जाता है, उसे बोलते हैं वात छिद्र,
और धीरे-धीरे अपरदन द्वारा इस छिद्र का विकास और विस्तार होता है। जो यही बाह्य छिद्र है, जो कोमल शिलाओं के अपरदन से बना है, यही बाह्य छिद्र धीरे-धीरे अपरदन द्वारा एक बड़े छेद का बड़ा छिद्र बन जाता है और बहुत लंबा विस्तार हो जाता है, तो एक गुफा बन जाती है, जिसे कंदरा या केव कहते हैं। अगला है, जैसे इसमें चित्र में स्पष्ट दिया गया, स्तंभ है और उसके बाद मेहराब बना हुआ है। देखो ध्यान से, इसमें बीच में छेद होना प्रारंभ हो गया है। फिर वात छिद्र में देखो आप कि यहाँ से क्या हुआ, पानी ऊपर की ओर निकल रहा है। फिर धीरे धीरे एक कंदरा का निर्माण हो गया है, गुफा का निर्माण हो गया है। ठीक है। तरंग घर्षित वेदिका। तट पर तरंगों के टकराव से आधार पर खांच या दता बन जाता है। तट पर तरंगों के टकराव से हम जानते हैं, सागरीय लहरें उठती हैं, वो बार बार तट पर आके टकराती हैं। ठीक है। तो टकराव से आधार पर खांच या दता बन जाता है, तो वहां पर एक निशान सा बन जाता है, जो क्रमशः विकसित होकर लटकती हुई भृगु तथा सागरी भृगु की रचना करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लटकती हुई भृगु या सागरी भृगु बन गई हो, और इस क्रिया से भृगु निरंतर पीछे की ओर हटती जाती है ना। कैसी होती है वो? पीछे की ओर हटती जाती है। जब ये क्रिया बार बार होगी, बार बार पानी आके किनारों पे पड़ेगा, कोमल शिलाएं अपरदित होंगी, कठोर शिलाएं वहीं रहेंगी, और उन पे कठोर शिलाओं पर भी बार बार प्रहार होगा, तो उससे क्या होगा, वहां पे एक भृगु बन जाएगी। और वो इस क्रिया बार बार जब ये क्रिया होती रहेगी, तो भृगु निरंतर पीछे की ओर हटता चला जाएगा, और भृगु के सामने जल के भीतर एक चबूतरा बन जाता है। इस आकृति को तरंगर्षित मैदान या वेदिका कहते हैं। 6 नंबर की आकृति है अपतटीय सोपान। उथले सागर तट पर लहरों द्वारा समांतर अपरदन की क्रिया से सीढ़ी की आकृति उत्पन्न होती है। जिसे शब्द से पता चल रहा है, सोपान यानी सीढ़ी। तो उथले सागर तट पर लहरों द्वारा समांतर अपरदन की क्रिया से सीढ़ी, जैसे हमने कितनी बार सागर के तटों पर इस तरह से देखा है कि है ना, कहीं पर जहाँ कोमल झील है वो अपरदित हो गई है पानी की तरह, और कठोर झील वहीं पर ही है, तो एक सीढ़ी नुमा वहाँ पे बन जाता है। जिन किनारों पर हम ध्यान से कभी जाए तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से बन रहा है। और वो जो चट्टानें होती है वो भी देखने में काफी पुरानी और घिसी हुई सी मालूम पड़ती है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति पुलिन यानी बीच। सागर तट के सहारे प्रवाहशैल या मलबे से निर्मित एक स्थल को पुलिन कहते हैं। किसको? सागर तट के सहारे पर, तट के किनारे पर, यानी कि प्रवाहशैल या मलबे से निर्मित जो स्थल होता है, मलबे से जो स्थल का निर्माण हो जाता है, उसको पुलिन कहते हैं। कस्ब पुलिन। अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग रेत, गोलाश्म, बजरी आदि के निक्षेप द्वारा पतले घटक बन जाते हैं, जिन्हें कस्ब पुलिन कहते हैं। जैसे कि अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलाश्म, बजरी आदि के निक्षेप द्वारा पतले घटक बन जाते हैं, जिन्हें कस्ब पुलिन कहते हैं। रोधिका। ये तरंगों तथा धाराओं द्वारा निर्मित कटक या बांध है। रोधिका ये तरंगों तथा धाराओं द्वारा निर्मित कटक या बांध है। ठीक है। अपतट रोधिका ऑफशोर बार्स। इन रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर उनके समांतर दीवार के रूप में होता है। कैसे होता है? तट से दूर होता है एक तो, और उनके समांतर होता है, दीवार के रूप में हो जाता है। ठीक है। स्पीड। मलबे का निक्षेप रोधिका के रूप में सागर की ओर जीवा के रूप में निकलने पर यह आकृति स्पीड कहलाती है। जब ये आकृति जीवा के रूप में निकलती है, मलबे के निक्षेप में रोधिका के रूप में सागर की ओर जीवा के रूप में निकलने पर, है ना, जब जीवा के रूप में आकृति निकलेगी तो उसको कहेंगे स्पीड। हुक। जब स्पीड का सागर की ओर निकला हुआ भाग तट की ओर मुड़ जाता है। जब वो स्पीड का कुछ भाग किधर मुड़ जाएगा? तट की ओर मुड़ जाएगा, तो उसे अंकुश के आकार का वह
अंकुश के आकार का हो जाता है। अंकुश या हुक भी बोलते हैं उसको। लूप, कभी कभी स्पीड मुड़कर पुनः तट से जाकर मिल जाता है, तब फंदे जैसी आकृति बन जाती है। हाँ, लूप यानी फंदा। कभी कभी स्पीड मुड़कर पुनः तट से जाकर मिल जाती है ना। तो एक फंदे जैसी आकृति बन जाती है, उसे लूप कहते हैं। संयोजक रोधिका, कभी कभी रोधिका विस्तृत होकर दो द्वीपों या मुख्य स्थल से द्वीप को जोड़ देती है, तो वह संयोजक रोधिका कहलाती है। मतलब बीच में उनको जोड़ने का काम करती है, दो द्वीपों को जोड़ने का काम करती है, तो वो संयोजक रोधिका कहलाती है। उसके बाद एक खाड़ी रोधिका विपाट, जब रोधिका का विस्तार खाड़ी के साथ इस प्रकार होता है कि खाड़ी के दोनों ओर मिल जाते हैं, दोनों सिरे मिल जाते हैं, है ना। रोधिका का विस्तार यानी कि रोधिका बहुत बड़ी हो जाती है और विस्तार खाड़ी के सहारे किस प्रकार का हो जाता है कि उसके दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं तथा उनके पीछे और तट के मध्य उथला लेगुन स्थित होता है, तो उसे खाड़ी रोधिका कहते हैं। अगला है उभयाग्र रोधिका। दो संलग्न रोधिकाओं के परस्पर मिल जाने पर यह बनती है। अगला है लवण कच्छ। यह निम्न किनारे पर निर्मित होता है तथा सामान्य बालू स्पीड से घिरा होता है। उसके बाद है पंख युक्त मैदान। जो बारीक सिल्ट के क्षेत्र हैं जो निम्न ज्वार के समय अनावृत होते हैं। तो अनावृत होते हैं बारीक सिल्ट यानी कि बारीक रेत के इसके क्षेत्र हैं, जो जब निम्न ज्वार आता है तो उस समय ये अनावृत हो जाते हैं। इनको पंख युक्त मैदान कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।